हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे हैं कि सर रैंक कैसे लाते हैं, रैंकर में ऐसा क्या होता है। हम मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो हम भी कर रहे हैं, कवरेज तो हमारा भी अच्छा है, टेस्ट सीरीज तो हम भी दे रहे हैं, रिविजन तो हम भी कर रहे हैं, तो हमारा रैंक क्यों नहीं आता। तो सर रैंक कैसे आएगा, रैंक के लिए क्या करना चाहिए और क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं ना, और हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो यहाँ मेहनत ना कर रहा हो, मेहनत तो करना ही है। इट्स वेरी मतलब बेसिक थिंग वाइल यू आर डूइंग कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो रैंक लाने के लिए कहाँ फोकस करना है, क्या एक्स्ट्रा प्लानिंग करना है, कहाँ स्मार्ट वर्क करना है, क्या और एडिशनल चीज़ें आपको करनी है, वही मैं इसमें बताऊंगा। बेसिकली मेरा पूरा जो डिस्कशन होगा वो CS एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। ठीक है, कुछ लोगों को बुरा लगेगा पर मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ मैं उसी में बात करता हूँ, जिसमें मुझे एक्सपर्टीज़ नहीं है उसमें मैं बात नहीं करता हूँ। ठीक है, तो CS एग्जीक्यूटिव मैं 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी बच्चे अलग अलग कैटेगरीज के मैंने देखे हैं और काफ़ी बच्चों ने रैंक भी लाए हैं और काफ़ी बच्चों की मार्कशीट्स भी देखी हैं जो रैंक लाए हैं, और काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और काफ़ी सारे टिप्स आपको दूंगा। काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर चीज़ मैं ऐसी बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं है। काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी, पर अगर आपको इस वीडियो से 1, 2 या 3 भी बातें एक्स्ट्रा पता चलती हैं तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसा आपको मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सर, जो आपको कोई बताएगा नहीं, बट अल्टीमेटली यही एक फैक्टर है जो बाकी सारे फैक्टर्स पे भारी पड़ जाता है, दैट इज सेल्फ बिलीफ। अगर आप खुद ही बिलीव नहीं करते हो कि आप रैंक ला सकते हो, आप कितने भी एफर्ट्स कर लो, आप कितने भी रिवीजन कर लो, आप कितने भी टेस्ट सीरीज दे दो, आप रैंक नहीं आ सकते। पहले आपके माइंड में आपको रैंक आना है। द मोमेंट आपने अपने माइंड में ठान लिया कि मैं रैंक आ सकता हूं, मेरा रैंक आ सकता है, मेरे में कैपेबिलिटी है या कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती है, तो आपके एफर्ट्स में अपने आप वो मल्टीप्लीकेशन आएगा जो आप में नहीं आ पाता, क्योंकि आप सेल्फ डाउट करते हो। आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको सेल्फ डाउट है तो आप कितने भी एफर्ट कर लो वो सब एक साइड धरे के धरे रह जाएंगे और आप रैंक नहीं ला पाओगे। तो पहले सेल्फ बिलीव करना है, अपने कैपेबिलिटीज में, अपने हार्डवर्क पे बिलीव करना है। जो भी आप लिखते हो उसमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि काफी बच्चों के माइंडसेट ही अलग होते हैं। सर मार्क्स नहीं मिले तो, अरे ऐसे सोचोगे तो आप पास भी नहीं हो पाओगे और ये आप गलत फील्ड में हो। अगर आप अपने आप पे ही डाउट करोगे कि यार सही आंसर लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसी सोच वाले आप हो, तो आप एंजॉय करो, सेल्फ डाउट एंजॉय करो। और मेरे लिए आपके पास कोई सजेशन नहीं है, ठीक है, सेल्फ डाउट का कोई सजेशन नहीं है मेरे पास। पहले आपको सेल्फ बिलीव करना है कि अगर आप राइट आंसर लिख के आओगे तो आपको बरोबर मार्क्स मिलेंगे। ये बेसिक अजम्पशन आपको अपने माइंड में पहले क्लियर रखना है। अगर आप इंस्टीट्यूट की चेकिंग पे डाउट करोगे तो फिर इसका कोई रास्ता नहीं है और इसमें कोई मतलब आप पीस ऑफ माइंड में कभी भी आ नहीं सकते। ठीक है, तो पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सेल्फ बिलीफ। आपको भरोसा करना है, आपको ये विश्वास रखना है अपने आप पे, अपने एफर्ट्स पे कि आप कर सकते हो। आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज दे सकते हो, हर चीज़ जो चाहिए वो आप कर सकते हो। इतना विल पावर आप में है और जो भी करना पड़ा आप करने के लिए रेडी हो। तो ये आपको करना है और अगर आप लिख के आओगे, पेपर अच्छा जाएगा तो मार्क्स मिलेंगे। ये बेसिक चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है और माइंड में बिठा के रखनी है। अब आते हैं टेक्निकल पे कि आपको एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी है। प्लानिंग तो सब लोग करते हैं, एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी है, थोड़ा इन डेप्थ प्लानिंग करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। क्या कि आपको हर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स टारगेट करने हैं और वो कैसे लाए जाएंगे। पूरे पेपर एनालिसिस आपके माइंड में होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने थ्योरी, कितने प्रैक्टिकल, कितने इजी, कितने टफ, क्या चैप्टर वाइज वेटेज रहा है, एवरेज वेटेज क्या रहा है, क्या फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, कम से कम हर चैप्टर में से कितना आता है, ज्यादा से ज्यादा कितना आता है। हर टाइप का एनालिसिस आपका हुआ होना चाहिए और उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में आपको उसको यूज करना है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपको उसको पूरा ही कवर करना है, भले वो कितना भी टफ क्यों ना हो। तो आपको ये मार्किंग स्कीम अच्छे से पता होनी चाहिए और हर टाइप के क्वेश्चन को किस तरह आंसर किया जाता है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का टारगेट रखना चाहिए आपको कि कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं, ताकि आप उतना टाइम, उतने एफर्ट्स, उतने रिसोर्सेस उस पर डाइवर्ट कर पाओ। और हर सब्जेक्ट में आपको 60 लाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना है। काफी लोगों को यही लगता है कि यार रैंक मतलब सब में अच्छे होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी रैंकर ऐसे हैं जिनको इंडिविजुअल 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स भी हैं,
बाउंड्री पे वो एक दो सब्जेक्ट में पास हुए पर टोटलिटी में वो रैंक आए हैं, क्योंकि रैंक के लिए एग्रीगेट मिनिमम 55% चाहिए होते हैं, मिनिमम एग्रीगेट 55% मार्क्स चाहिए होते हैं, और उसके ऊपर जो भी है वो एलिजिबल होते हैं रैंक के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चेस कर रहे हो, सब्जेक्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मार्क्स टारगेट कर रहे हो, क्या चेस कर रहे हो, ताकि उस हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजीज बनाओ, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करो कि कौन से चैप्टर्स पे ध्यान देना है। सारे जो जवाब हैं वो आपके इस टारगेट से आते हैं। काफी बच्चे पूछते हैं सर ये चैप्टर छोड़ दूं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या, ये मैं चैप्टर स्कैनर से पढ़ लूं क्या। आपके सारे सवालों का जवाब आपके टारगेट में है। अगर आपके सब्जेक्ट का टारगेट 40 या 50 ही है तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, पर अगर आपका टारगेट 80-90 है तो आप ये फिजूल बातें कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर आपका टारगेट 80-90 है, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, फुल कवरेज आपको करना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, इट ऑल ड्रिल्स डाउन टू व्हाट यू हैव टारगेटेड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको अपना टारगेट क्लियर रखना है। अब मैंने कुछ थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए बनाया है, स्पेलिंग एरर आप इग्नोर करो। ठीक है, ओल्ड सिलेबस अगर है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, आपका थ्योरी स्ट्रांग है, आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है, जिस लैंग्वेज में लोग बात करते हैं नॉर्मली मैंने उसी हिसाब से बनाया है। या फिर आप एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू भी कर सकते हैं, कि जिनके हैंडराइटिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए एमसीक्यू नॉन एमसीक्यू में बहुत मतलब फर्क हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यू में आपकी हैंडराइटिंग का आपको डिसएडवांटेज नहीं होगा, उसमें आप बहुत ज्यादा टारगेट कर सकते हो। 80-90 मार्क्स आपको फिर टारगेट करने पड़ेंगे। तो हैंडराइटिंग ऑल्सो प्लेज सम रोल, नॉट इवेंचुअल रोल, या बहुत ज्यादा भी रोल नहीं है कि वो अकेला डिसाइड कर पाए कि आप रैंक ला सकते हो कि नहीं। बट अगर आपकी हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आ रही, अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, अच्छी बुरी इसकी मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अगर वो अंडरस्टैंडेबल है तो वो अच्छी हैंडराइटिंग है, समझ में नहीं आ रही तो फिर वो मतलब आपको आपके मार्क्स उसमें डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ बनाए हैं, आप 5-10 मार्क ऊपर नीचे बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसके लिए आपको पहले स्वट एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस आपको पता होने चाहिए। और अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या हो सकता है कि भाई पेपर कितना इजी या कितना टफ जा सकता है, क्या लेवल्स होती हैं, फ्लक्चुएशंस होते ही हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो कि कोई पेपर ईजी आ गया तो भाई 10-20 मार्क एक्स्ट्रा उसमें स्कोर करना है, और कोई थ्रेट आ गया, एक आध पेपर भारी आ गया तो उसमें बाउंड्री पे 40 भी ले लिया तो भी चल जाएगा। तो आपको बैलेंसिंग करना है, आपको बैलेंसिंग करना है, और वो आपको कस्टमाइज अपने लिए खुद करना है। कॉपी पेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं चलता। आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जितना आपको लगता है, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप स्कोर कर सकते हो, वो आपको अपने हिसाब से टारगेट रखना है। और जो भी आपके वीक एरियाज है आप 40, 45, 50 का टारगेट रख सकते हो, यानी बाउंड्री पे भी वहां पे पास हो गए तो भी काम चल जाता है। मैंने 60% मार्क्स का टोटल यानी एग्रीगेट 60% का टारगेट रखा है। ठीक है, 55 के ऊपर रैंक आते हैं, मैंने 60 का रखा है, तो ये हायर साइड पे ही है। तो 420 मार्क्स देखो रखा है, ओल्ड सिलेबस 700 मार्क 7 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 60% एग्रीगेट का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और आपको पता ही है सेट ऑफ सिस्टम भी होता ही है बोथ ग्रुप जब आप देते हो। दूसरा सबसे बेसिक चीज जो आपको पता ही होनी चाहिए कि जब आप बोथ ग्रुप देते हो तभी आप एलिजिबल हो। सिंगल जो मॉड्यूल दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप जो दे रहे हैं, दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर रैंक। ठीक है, और अगर आप रिपीटर भी हो तो भी आपका रैंक आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा है। अब इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हो कि टैक्स एमसीक्यू है तो 60 तो मिनिमम आने चाहिए। अगर आपका टैक्स स्ट्रांग है, बरोबर, मैंने ऊपर थ्योरी स्ट्रांग लिखा है, अब आपको पता ही होगा कि टैक्स लगता प्रैक्टिकल है पर आधे से ज्यादा वो भी थ्योरी आता है, प्रोविजंस पे ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल 40-45 मैक्सिमम आते हैं। आधा पेपर उसमें फिर भी थ्योरी ही होता है जिसमें आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आधे से ज्यादा ये भी थ्योरी ही है। ठीक है, तो 60 तो आपको आने ही चाहिए, इवन इफ आपका प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस ये वो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं जमते होंगे, पर फिर भी आप 60 मार्क्स तो ले सकते हो। फिर थ्योरी स्ट्रांग है तो भाई कंपनी लॉ में 55 तक तो आने चाहिए। कॉस्टिंग सेम, आधे से ज्यादा थ्योरी है, 60 मार्क्स का थ्योरी है, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो आपका प्रैक्टिकल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, फिर भी 40 मार्क्स का ही, 60 मार्क्स थ्योरी है, आप उस पर बेस रख के आप स्कोरिंग कर सकते हो। प्रैक्टिकल कुछ तो आता होगा, जीरो तो नहीं होगा, तो वहां पे भी थोड़ी बहुत स्कोरिंग आप ले सकते हो। तो एमसीक्यू में मिनिमम 60 तो आपको लाने ही पड़ेंगे। फिर ईसीएल 65, अकाउंट्स चलो प्रैक्टिकल वीक होगा आपका तो 40 तो लाने पड़ेंगे। सीएमएसएल में अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे बिकॉज आपका थ्योरी स्ट्रांग है। और आईएलजीएल तो एमसीक्यू है तो उसमें भी आपको 75 स्कोर करना पड़ेगा। अब आप इसमें 5 मार्क ऊपर नीचे कोई भी शफलिंग कर सकते हो। ठीक है,
आपके पर्सनल जो भी स्ट्रांग या वीक पॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से। और अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो फिर आपको टैक्स को देखो 75-80 पे लेके जाना है, कॉस्टिंग को आपको 80-85 मिलते हैं लोगों को, ठीक है, बिल्कुल डाउट मत रखना। टैक्स में काफ़ी लोगों को 80 प्लस मिलते हैं, कॉस्टिंग में तो मेरे इतने सारे बच्चों को 80 प्लस मिले, मैं क्या बताऊं। तो मिलते हैं पेपर क्योंकि ईजी आ रहे हैं और उसका फ़ायदा आपको लेना है, वो अपॉर्चुनिटी है। कॉस्टिंग आजकल अपॉर्चुनिटी हो गई है, ठीक है, तो आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ECL चलो कम रखा है मैंने 50 और 5 मार्क कम भी कर सकते हो, कहीं और 5 मार्क बढ़ा सकते हो। CAAP 60, CMSL 50 और ILGL तो MCQ है और काफ़ी इजी लगता है काफ़ी लोगों को, तो 60-65 तक तो सबके आ जाते हैं जो भी आपका ये हो, ठीक है। फिर इसी तरह से न्यू सिलेबस का बनाया मैंने, आप देख लीजिए। अब अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, अब न्यू सिलेबस में तो प्रैक्टिकल है ही कितने, FSM भी आधे से ज़्यादा तो थ्योरी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आधे से ज़्यादा थ्योरी है, टैक्स भी आधे से ज़्यादा थ्योरी है। तो टेक्निकली स्पीकिंग कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें 50 से ज़्यादा प्रैक्टिकल आते हो, एक भी सब्जेक्ट नहीं, सब में 50 या उससे ज़्यादा थ्योरी आती है, ठीक है। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 60 ईच रखा है क्योंकि थ्योरी अच्छा है तो 60 तो थ्योरी में आएंगे, और अगर आपका प्रैक्टिकल वीक भी है तो भी क्योंकि आधे से ज़्यादा थ्योरी ही है तो MCQ वाले सब्जेक्ट्स में आप वैसे भी 60 ला सकते हो, ठीक है। और ये मैंने देखो प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो टैक्स वैक्स में वही ज़्यादा रखा है, CMA में भी ज़्यादा रखा है और FSM में भी ज़्यादा रखा है, बाकी सब में 40-45-50 रखा है, ठीक है। तो आप अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हो, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बताया कि आप क्या ले सकते हो या बच्चों ने ऑन एन एवरेज क्या लाए हैं, मेरे जो भी ऑब्जर्वेशन में रहे हैं, ठीक है। तो ये PPT मैं आपको दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है सर रिवीजन। काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि भाई आप पढ़ कितना भी लो, अगर आपने रिवीजन नहीं की तो सब बेकार है। आखिरी 2 महीने की जो रिवीजन है वो इतनी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाती है कि वो अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि आप पास होंगे कि नहीं और आप रैंक ला पाओगे कि नहीं, बराबर। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है। पहला रिवीजन होता है सर चैप्टर वाइज, जब भी आप क्लासेस कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होता है यू हैव टू रिवाइज इट, चैप्टर टू चैप्टर आपको रिवीजन करनी चाहिए। हाफ सिलेबस भी आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और आखिरी में 3 to 5 फुल सिलेबस का रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 3 तो होना चाहिए। हायर साइड आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, पर ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो 3 रिविजन्स भी काफ़ी हैं। कम से कम 3 रिविजन आप कोशिश करो, बहुत हायर साइड है, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस आपको 3 रिविजन के बाद आ जाता है, ठीक है। फिर रिविजन की पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए, बिना प्लानिंग कुछ नहीं होता। कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर पे कितना टाइम लगने वाला है, टाइम एलोकेशन बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए ताकि आप 2-2 दिन में रिवाइज कर पाओ। मटेरियल रेडी होना चाहिए, देखो दिया है मैंने, रिवीजन नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, चार्ट्स भी जहां जहां प्रोसेस है, कोई फ्लो है या कोई समरी चार्ट है तो वहां चार्ट्स भी आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अब ये अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके क्लासेस वालों ने दिए हुए हैं या फ्री में आपको जो भी मटेरियल मिलता है उसमें आपको मिल गए हैं और आपको अच्छे भी लग रहे हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो, या अगर आपके पास टाइम है तो बेटर है आप खुद बनाओ। क्लासेस जो भी लोग कर रहे हैं रेगुलर, वो क्लासेस के साथ साथ भी ये चार्ट्स एंड रिवीजन नोट्स बना सकते हैं, वो बहुत ही सही तरीका होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ही आप ये करना, टाइम नहीं है तो फिर ये मत करना, ठीक है। तो टाइम अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो रिवीजन का बहुत अच्छा प्लानिंग हो जाना चाहिए, चैप्टर्स कितने हैं, कितने टॉपिक्स हैं, कितना टाइम लगेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, आपके प्री डिसाइडेड होने चाहिए, और क्वेश्चंस भी आपके सिलेक्टेड होने चाहिए कि आप क्या टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और बहुत ही प्लानिंग से करना है कि सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो, टफ भी हो, एक आध दो ईजी भी हो, प्रॉपर ब्लेंड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 1 टाइम की मेहनत है पर ये आखिरी में बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ, मेरा CA इंटर में रैंक था, ठीक है, PCC में, हमारे वक्त PCC था, तो उसमें मेरा 48 ऑल इंडिया रैंक था। तो मेरा मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको आपके सिलेक्टेड होने चाहिए, कि काफ़ी बच्चे इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, गलत क्वेश्चन आखिरी में देख लिया तो कॉन्फिडेंस कम भी हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा समय कुछ टाइप में दे दिया, कुछ टाइप फिर देख ही नहीं पाए, वो भी गड़बड़ होती है। तो आपके सिलेक्टेड रहे, अगर काउंटेड रहे और सिलेक्टेड रहे कि यार ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 5 मिनट में दूंगा और इतने क्वेश्चन है तो इतने घंटों में हो जाएगा, तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत ही क्रिस्प डिटेल्ड प्लानिंग होनी चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पे वीक हैं, मैंने देखा है, काफ़ी कम लोग होते हैं, बहुत ही रेयर मैं देखता हूँ कि किसी ने इतनी डिटेलिंग में प्लानिंग की हो।
बहुत रेयर है और इसलिए रैंक भी काफ़ी रेयर है। ठीक है, तो प्लानिंग करना है, चैप्टर वाइज रिविजन और 3 रिविजन। ठीक है, 5 किसी को बहुत ज़्यादा भी लग सकती हैं, बट जिनके पास समय है दे कैन अटेम्प्ट। ठीक है, 5 रिविजन अटेम्प्ट कर सकते हो। और आखिरी में तो आपको एक ही दिन मिलता है, आखिरी में तो एक ही दिन मिलता है ना, मतलब आप एक दिन में अगर रिवाइज कर सकते हो तो आप 4-5 रिविजन भी कर ही सकते हो ना। डिपेंड करता है कि आप एक रिविजन के लिए कितना समय लेते हो। 2 से 3 दिन से ज्यादा तो आपके पास होते भी नहीं है। अगर आप एक दिन में या 1.5 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो, इतना आपने समराइज कर रखा है, इतने रिविजन नोट्स में अच्छे से उसको कवर कर रखा है और इतनी ग्रिप है आपकी, तो आप 4-5 रिविजन भी कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रिप, कितना ग्रिप है आपका सब्जेक्ट पे। फिर है सर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, स्पीड राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, स्पीड, ये राइटिंग प्रैक्टिस मतलब स्पीड, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपका पेपर छूट रहा है, पेपर आप 70-75 का ही सॉल्व कर पा रहे हो, तो रैंक कहां से आएगा। तो आपका जो टारगेट है वो जैसे मैंने बताया कि मार्क्स कितने लेने हैं उसके हिसाब से, अगर आपने टारगेट 40 to 50 रखा है तो ठीक है, 80 मार्क्स का भी सॉल्व होता है, 85 का भी होता है तो भी चलता है। लेकिन जिन सब्जेक्ट में आपके टारगेट 70 है, 60 है, 80 है, अरे उसमें तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, खासकर जो रिटन पेपर्स हैं। एमसीक्यू में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिटन पेपर्स हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट देने चाहिए और 2 to 3 फुल सिलेबस के टेस्ट देने हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे बहुत काम आती है। टेस्ट सीरीज अगर आप लगा सकते हो तो लगानी चाहिए, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई भी पास पेपर उठा के आप उसको लिख सकते हो। आईसीएसआई के आई थिंक सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल हैं, उन्होंने पास के सजेस्टेड आंसर दे दिए हैं। तो आप कोई भी सैम्पल पेपर या कोई कोचिंग सेंटर से आपको मिल रहा है, कोई भी पेपर अगर आपको मिल रहा है जो विथ आंसर्स है, विथ आंसर्स होना चाहिए, विदाउट आंसर वाले पेपर मत पकड़ना, फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो विथ आंसर वाले जो भी प्रॉपर पेपर्स हैं यू कैन अटेम्प्ट, और आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। आपको खुद काफी उसमें आइडिया आ जाएगी कि आप कहाँ लैग कर रहे हो और आपको कहाँ काम करना है। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आपकी उसमें स्पीड अपने आप बढ़ेगी, आपको स्पीड की टेंशन अलग से फिर लेने की जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड में आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। फिर है सर सबसे इंपॉर्टेंट, प्लान योर 3 आवर्स पेपर। ठीक है, 3 घंटे में आप क्या करोगे, कैसे उस पेपर को आप टैकल करने वाले हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने 3 घंटे की प्लानिंग नहीं की है तो आपकी अभी तक की पूरी प्लानिंग बेकार है। मैं बता रहा हूं आपको कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे लिए था कि मैं रैंकर था तो मैं बता सकता हूं, और काफी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स भी रहे हैं उनको भी मैंने ये गाइड किया ही है कि 3 आवर्स को अच्छे से प्लान करना है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल दिस 3 आवर्स, कितने मेच्योरिटी से, कितना अपने आप पे कंट्रोल है आपका, कितना अपने आप पे कंट्रोल है, वो आप उसी हिसाब से आपका वो होगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या करना है, पहले आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। काफी लोग बिना सीक्वेंस डिसाइड किए जय माता दी बोल के पेपर दे देते हैं, तो वो नहीं चलता इधर। ठीक है, सीक्वेंस पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए। आपको पास पेपर्स आपका अवेलेबल है, आपको पता ही है क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस पेपर में होते नहीं है, तो आपको एक आइडिया होती है कि क्या टाइप के क्वेश्चंस है, कितने, कौन सा मैंडेटरी है, कौन सा ऑप्शन है, सब आप एनालिसिस ऑलरेडी करते हो स्कैनर की मदद से। तो सीक्वेंस पहले से ही प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। जिन जिन सब्जेक्ट्स में पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट आप पहले लिखोगे, कौन सा बाद में लिखोगे, ये पहले से ही डिसाइड होना चाहिए, और आप अलग अलग सीक्वेंस में लिख सकते हो। काफी लोगों को यही नहीं पता रहता, जो मेन क्वेश्चन होता है वो आप कोई भी सीक्वेंस में लिखते हो। आईसीएसआई के गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ आपको जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो एक ही जगह लिखने होते हैं। सब क्वेश्चंस होते हैं ना, ए बी सी, जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक ही जगह लिखने होते हैं। बाकी जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो आप कोई भी सीक्वेंस में कहीं भी कैसे भी लिख सकते हो, सिर्फ सब क्वेश्चंस एक ही जगह होने चाहिए। ये बस इतना गाइडलाइन है। ठीक है, फिर है क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, आपको आपने टेस्ट सीरीज दी है तो आपको आइडिया आ जाती है कि आपसे क्या क्या गलती होती है, पेपर छूट जाता है, गलत क्वेश्चन पहले आपने ले लिया तो आपका पूरा पेपर छूट जाता है, या आपकी हैंडराइटिंग स्लो है तो आपको पता चल जाता है कि यार काफ़ी चीज़ें बिकॉज ऑफ स्लो स्पीड रह जाती हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें अपनी पता चल जाती हैं। आप सेल्फ एनालिसिस काफ़ी कर लेते हो टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपसे क्या मिस्टेक होती है, और वो अगर मिस्टेक हो रही है तो सेल्फ कॉन्शियस आपका होना चाहिए कि आप उस पर वर्क करो। 3 घंटे इसलिए बोला ना, बहुत अपने आप पे बहुत ग्रिप चाहिए आपको कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, थॉट्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज से आपकी मदद बहुत होगी उससे। ठीक है, तो मिस्टेक्स आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि आप क्या क्या मिस्टेक करते हो, तो आपको क्लिक होना चाहिए। जब भी आप वही गलती आप रिपीट करोगे तो आपको पेपर में क्लिक होगी कि यार ये देखो मेरे से गलती हो रही है, तो आप उसको सुधार सकते हो। उतना टाइम आपके पास होता है, और हर क्वेश्चन में कितना आपको टाइम देना है,
पेपर छूटना नहीं चाहिए। तो आप प्रॉपर टाइम डिवाइड कर लो, मार्क्स के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी को तो वो स्किप करके आगे बढ़ जाना है या जगह छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ये सब आपको प्लानिंग और इमरजेंसी के लिए आप क्या क्या करोगे ये सब आपको पहले से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड पॉइंट्स है जो कोई बोलता नहीं है, ठीक है। फिर कुछ बहुत ही बेसिक बातें ज्ञान बांट रहा हूं मैं जैसे, ठीक है, कि फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई 19-20 नहीं चलेगा, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और उसमें आपका अगर आपके कन्फ्यूजन्स हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी लैंग्वेज में अफेक्ट होगा, आपका ग्रामर भी मिस्टेक होगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो आप क्या लिख रहे हो आपको ही नहीं पता, तो आप उसी वर्ड्स में उसको लिखोगे तो वो पढ़ने वाले को भी नहीं समझ में आने वाला। तो कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, और रिकॉल करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बट खैर 3-4 रिवीजन के बाद रिकॉल करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सबसे मेन फुल कवरेज, ठीक है, कवरेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो लोग पूछते हैं सर ये चैप्टर स्किप कर सकते हैं क्या, तो भाई आप मतलब रैंक तो बिल्कुल टारगेट कर नहीं रहे हो, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। तो फुल कवरेज होना चाहिए, टॉपिक सारे कवर होने चाहिए, सारे चैप्टर्स, सारे हेडिंग्स जो होते हैं जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं वो आपको सारे कवर करने हैं। अब इसमें काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर मॉड्यूल से ही पढ़े क्या, मतलब मॉड्यूल पढ़ सकते हैं डेफिनेटली, पर मॉड्यूल के क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है पता होनी चाहिए। प्लस पॉइंट है कि कवरेज, मॉड्यूल का कवरेज सबसे बेस्ट है, सबसे रिलायबल है मेरे हिसाब से। दूसरा आई थिंक कि अब उसके वही फ़ायदा एक ही है कि भाई कवरेज अच्छा है, बाकी फिर डिसएडवांटेज है कि बुक थोड़ी डल है, अट्रैक्टिव नहीं है, आप ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं पाते हो, लैंग्वेज काफ़ी टफ है, फिर उसमें क्वेश्चंस नहीं दिए होते हैं, पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं, कुछ एनालिसिस नहीं है कि आप पढ़ोगे कैसे, क्या करना क्या है। जैसे कंपनी लॉ में कहूँ तो केस लॉज ही नहीं है, केस स्टडीज़ के जो क्वेश्चंस लगते हैं आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, पढ़ तो लोगे पर आपको समझेगा नहीं कि मैं प्रैक्टिस कैसे करूँ। तो अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मॉड्यूल इज़ द बेस्ट। इसमें कोई भी मैं मतलब दूसरा दोहराई नहीं है इसमें, मॉड्यूल इज द बेस्ट व्हेन यू वांट टू एक्वायर द नॉलेज। जब आप कोई चीज़ को समझना चाहते हो आपको मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, पर जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फिर आपको दूसरे बुक्स की भी मदद लेनी पड़ेगी, स्कैनर्स की भी मदद लेनी पड़ेगी और रेफरेंस बुक की भी मदद लेनी पड़ेगी। रेफरेंस बुक आपके पास कोई ना कोई एक होनी चाहिए, या अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं जो अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, तो आप क्लास नोट से भी पढ़ सकते हो। एक बेसिक बुक पहले आपके पास होनी चाहिए जिससे आप एक पूरा पढ़ाई कर लो। डायरेक्ट मॉड्यूल काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, बहुत रेयर है कि किसी को समझ में आए। तो पहले आप पूरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो, एक बेसिक बुक से स्टडी करो, उसके बाद आप मॉड्यूल रेफर कर सकते हो कि जो जो टॉपिक्स आपके उस रेफरेंस बुक में नहीं है वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। तो इन इफेक्ट आपने कवरेज तो मॉड्यूल का ही ले लिया। आ रहा है समझ में? तो पहले एक बेसिक बुक से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आपको चीजें समझ में आएंगी। आप डायरेक्ट मॉड्यूल पकड़ोगे ना आपको नहीं समझेगा, बहुत टफ जाएगा, लेंदी भी बहुत ज्यादा है। तो आपको ये भी माइंड में आते रहेगा कि यार खत्म कब होगा, खत्म करना भी बहुत मुश्किल काम है, और फिर उस रिवीजन कैसे होगी इसका भी डर सताते रहेगा आपको, बरोबर। तो इसलिए एक रेफरेंस बुक होना जरूरी है, क्लास नोट्स होना जरूरी है, और उससे आपने एक फ्लो पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि चलो सब्जेक्ट काय के बारे में है, क्या है, हर चैप्टर में क्या है, आपको पता चल जाता है। और उसके बाद आप इस पोजीशन में होते हो कि आप मॉड्यूल से एक्स्ट्रा जो भी टॉपिक्स होते हैं जो आपके रेफरेंस बुक में नहीं है वो भी आप पढ़ के आराम से समझ सकते हो, और डाउट्स पूछ के आप उसको मतलब कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो फुल कवरेज होना चाहिए, कवरेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये टिप्स थे, एक या दो चीज़ें आई होप आपको नहीं मिली होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, ठीक है। तो प्लानिंग जो मार्क्स की मैंने आपको बताई वो आपको करना है, और वो सही गलत नहीं है, किसी टीचर को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो, आपको कोई टीचर जानता नहीं है। अगर आप किसी के पास पढ़े हो और पर्सनल अटेंशन आपको मिला है, कोई आपको जानता है अच्छे से, तो वो बता सकता है। बट ऑनलाइन में तो बहुत रेयर है कि ऐसा हो कि आप 1-to-1 स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की जानो, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज तो देते नहीं हो, पेपर में आपके चेक करता नहीं हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा, बराबर। तो ये बहुत रेयर होता है। फेस टू फेस कोचिंग ली है और पर्सनल अटेंशन आपको मिला है, देन डेफिनेटली आप वो टीचर से पूछ सकते हो, क्योंकि उनको एक जजमेंट आ जाता है कि बच्चा कितना होशियार है या क्या है क्या नहीं है। तो आपको खुद अपने लिए बैठ के तय करना है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर टारगेट्स। आपको अपने टारगेट्स पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मैं ले सकता हूं, मैं इतने मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। उसके वैलिडेशन के लिए किसी से पूछना नहीं, ठीक है। उसको वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं कि भाई कोई टीचर बोलेगा तो ही ये सही है या तो ही ये पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल मत करना। टीचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत अननेसरी है। जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ जहाँ चीज़ें आपको नहीं समझती, ठीक है, पर जो जो चीज़ें कस्टमाइज्ड हैं, आप बेहतर जानते हो, वहाँ पे आपके जजमेंट्स हमेशा सुपीरियर होंगे। तो किसी के वैलिडेशन के लिए आप रुकना नहीं। आप कॉन्फिडेंट हो, बात खत्म, किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये जो भी 25 मिनट आपके गए हैं, कुछ ना कुछ आपको मिला है, और आपको जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।